बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जापान ने कैसे तरक्की की, किस तरह तरक्की के मराहिल तय किए। ये दुनिया की वो कौम है जिसने एटम बम खाया हुआ है और एटम बम का मज़ा चखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद दूसरी जंग अजीम जो है 1939 से 1945, फ़ौरन ही एटम बम खाने के बाद जब अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम चलाए, तो इस कौम ने तय कर लिया कि हमने तरक्की की वो मनाजिल तय करनी है जो पूरे अक़वाम आलम को वाज़िया करेंगी कि कोई कौम जो है वो एटम बम खाने के बाद भी बड़ी तेज़ी से तरक्की करती है। जापान ने जिन तरक्की के मराहिल को तय किया, दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में जा खड़ा हुआ, और जापान वो कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट स्किल्ड पर्सन जापान के अंदर है। तो हम उसका जायज़ा लेंगे कि किस तरह जापान ने किन किन शोबों में कितनी कितनी तरक्की की, और वो कौमें जो दिन रात तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल रहती हैं, ना वो किसी बात का रोना धोना करती हैं, ना वो किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती हैं, ना वहाँ पे बड़े बड़े आए रोज़ मेगा स्कैंडल सामने आते हैं। तरक्की करते कैसे हैं, आइए इसका जायज़ा ले लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम चल चुका था, तो जापानियों ने ये अपने साथ तय कर लिया कि हम अक़वाम आलम में सबसे मोस्ट एडवांस नेशन के तौर पे सामने आएंगे। आइए 1945 के बाद ही इसका जायज़ा लेते हैं कि इस कौम ने कैसे तरक्की की। 1945 में इन्होंने जो आम बाइसिकल है उसके साथ एक छोटी मोटर जो है लगा के तजर्बा किया कि जब इंसान मैनुअली साइकिल चला रहा है तो क्यों ना इसके साथ छोटा सा जो है वो मोटर लगा दी जाए कि ये खुद कार सिस्टम के तहत साइकिल चलना शुरू हो जाए। ये तजर्बा 1945 में कामयाब हुआ। तब तक मोटरसाइकिल, जदीद गाड़ियाँ, लेटेस्ट तरक्की शुरू नहीं हुई थी। अभी 1950 के अंदर इन्होंने 50 सीसी, जिसे 50 सीसी आप बाइक कहते हैं, वो बनाया। 60 की सेंचुरी में इन्होंने CD70 बाइक बनाया, जो आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक बशमूल पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसे आप 70 सीसी या 70 सीसी बाइक कहते हैं। ये 60 में 1960 की बात कर रहा हूँ कि जापान ने बना लिया। 70 में पाकिस्तान में इसकी जो है वो आमद हुई, दुनिया के दीगर ममालिक में हुई। अब ज़रा यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ों का जायज़ा साथ साथ लेते जाएं। 1960 में जब पेट्रोल की पूरी दुनिया में कीमत बहुत कम थी और बिलखसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2-4 पे लीटर थी, तो तब जापानियों ने देख लिया था कि इस कौम को एक ऐसा बाइक दिया जाए जो बहुत इकानमी में अच्छा हो और अगले 70 साल भी जो है वो इनकी ज़रूरियात को पूरा करता रहे। उनका विजन और नज़रिया देखिए कि वो कितने दूर तक देखते हैं। जब CD70 आया तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि पेट्रोल 2-4 पे लीटर था। आज देखिए कि वही CD70 आज तक 1970 से लेकर आज 2020 है, उतना ही कामयाब है और उसने पूरी दुनिया पे अपना एक बिजनेस किया। फिर उन्होंने होंडा 125 बनाया, दीगर बहुत सारी ब्रांडें बनाई। उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ बनाई। गाड़ियाँ जब बनाई तो ऐसी ऐसी लग्जरी, मोस्ट एडवांस और बहुत खूबसूरत किस्म की गाड़ियाँ बनाई। और फिर एक वक्त वो आया कि उसी अमेरिका के साथ उनका मैच पड़ गया जिस अमेरिका ने जापान पर एटम बम चलाया था। अब क्या होता है कि अमेरिकन जो हैं उनकी जनरल मोटर्स, उनकी भी बड़ी बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी अच्छी ब्रांड की गाड़ियां हैं। तो वो जापानी गाड़ियों को देख के अमेरिकन हंसते थे कि ये क्या है, हमारी गाड़ियों के आगे हमारी 17 फुट, 20 फुट, 22 फुट लंबी गाड़ियां हैं, उनकी जो बैग डिग्गी है उसमें तो एक जापानी गाड़ी आ जाए। वो मजाक बनाते थे अमेरिकन। फिर एक वक्त वो आया कि अमेरिका की जनरल मोटर की सेल अमेरिका के अंदर जो है वो सेकंड नंबर पे चली गई और जापानी गाड़ियों की सेल जो है वो नंबर 1 चली गई।
फिर अमेरिकन ये कहने मानने और गाड़ियां चलाने पर मजबूर हो गए कि मोस्ट एडवांस, आरामदेह, हर लिहाज से खूबसूरत और जदीद गाड़ियां जो हैं वो जापान की हैं। अब यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती। आइए आगे, जब शिनकानसन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये शिनकानसन क्या है? बुलेट ट्रेन को जापानी ज़बान में शिनकानसन कहते हैं। उन्होंने ये तकरीबन 1975 और 80 के दरमियान इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया था कि हमने अब आम ऑर्डिनरी ट्रेन पे नहीं रहना, हमने जो है वो बुलेट ट्रेन की तरफ जाना है, स्पीड की तरफ जाना है, जिसका पहला तजर्बा जो है वो 250 किलोमीटर फी घंटा की ट्रेन से हुआ। फिर जापान ने देखते ही देखते बुलेट ट्रेन बनाई, फिर वहीं पे वो नहीं रुक गए, फिर वो 350 किलोमीटर वाली ट्रेन पे चले गए। जब 350 वाली बुलेट ट्रेन बना ली, ये शिनकानसन ही है जो आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद उन्होंने 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर पर घंटा वाली जो है वो बुलेट ट्रेन बनाई। आज जापान के अंदर 600 किलोमीटर फी घंटा वाली शिनकानसन मौजूद है। ये वो प्रोजेक्ट है जो 1975 और 80 के दरमियान जापानियों ने अपने मुल्क में लगाया, जिसके लिए उन्होंने अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट रखा, स्पेशल किस्म की रेलवे लाइंस बिछाई। अब आ जाइए शिनकानसन का जो है वो हैरान कुन और पूरी दुनिया के अंदर एक चैलेंजिंग जो टारगेट है उसको भी सुन लीजिए। जब से शिनकानसन बुलेट ट्रेन जापान के अंदर बनी है, आज तक उसने 10 अरब लोगों को अपनी मंजिलों पे पहुंचाया है। और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि एक भी हादसा नहीं हुआ, एक भी सिंगल पैसेंजर को शिनकानसन बुलेट ट्रेन के अंदर इंजरी नहीं आई। ये 1980 से लेके 2020 का सफ़र है, एक बुलेट ट्रेन को हादसा नहीं आया, एक मुसाफिर को कहीं पे इंजरी नहीं आई। अब आ जाइए इससे भी हैरान कुन वाक़े की तरफ। जब जापान के अंदर अचानक चंद साल पहले 20 या 22 मिनट के लिए बिजली का ब्रेकडाउन हो गया, ये किस वजह से हुआ ये तो बात सामने आई, लेकिन इतने मोस्ट एडवांस कंट्री के अंदर अचानक बिना बताए एक ब्रेकडाउन हो जाना और फिर 20 मिनट तक रहना, उसने पूरी जापानी नेशन पे एक बड़ा बुरा असर छोड़ा। अब वहाँ की हुकूमत का काम देखिए कि वज़ीर तवानाई, खैर उस फॉल्ट को तो उन्होंने सेम डे ही ठीक कर लिया, जापान के अंदर बिजली बहाल होगी। वज़ीर तवानाई जो बिजली के वज़ीर थे जापान के अंदर, पूरी काबीना और वज़ीर आज़म, अब वो जो वज़ीर तवानाई थे वो टेलीविज़न पे आ गए। अब उनकी कौम से माफ़ी मांगने का अंदाज़ देखिए कि बिजली 20 मिनट अचानक क्यों गई, ब्रेकडाउन क्यों हुआ। 20 मिनट वो कौम के सामने, कैमरों के सामने आके झुके रहे, खड़े होके काफ़ी हद तक बैंड हुए रहे। ये उनका एक माफ़ी मांगने का अंदाज़ था। जितनी देर 20 मिनट या 22 मिनट बिजली गई थी, 20 या 22 मिनट वज़ीर तवानाई बिजली जापान जो है वो कैमरों के आगे झुके रहे। पूरी काबीना ने इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी कि ये 20 मिनट का जो अचानक फॉल्ट आ गया, बिजली का ब्रेकडाउन हो गया और कौम पूरी को जो है वो अजीमत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये होती हैं वो कौमें ना जो रोना धोना करती हैं, ना इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं, ना बहानेबाजियाँ ढूंढती हैं, ना किसी पे जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, ना अपोजिशन हुकूमत पे लगाती है, ना हुकूमत अपोजिशन पे जो है वो इल्ज़ामात लगाती है। जापान के अंदर आपको करप्शन फ्री माहौल मिलेगा। जापान के अंदर अपोजिशन आपको कभी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हुए और गवर्नमेंट अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाते नज़र नहीं आएगी। जापान दुनिया का वो मुल्क है जहां हर 6 माह बाद, साल बाद पार्लियामेंट तहलील हो जाती है। इस कौम की ये भी खूबसूरती देखिए कि कभी उन्होंने उफ तक नहीं की कि हम बार बार जो है वो इलेक्शन में वोटें डालते हैं, हर 6 माह बाद, साल बाद पार्लियामेंट तहलील हो जाती है। क्या हमारा यही काम रह गया है? अब आ जाइए उस कौम की हुनरमंदी की तरफ। आज की जो शिनकानसन बुलेट ट्रेन है जो 600 किलोमीटर पर घंटा जा रही है, उसको वहाँ पे लड़कियाँ जो है ड्राइव करती हैं। ऑटो पायलट वो ट्रेन है,
उसको स्टार्ट देना पड़ता है। स्पेशल उसके लिए जो है वो पटरी बिछाई गई है, रेलवे लाइन। और 600 किलोमीटर का तसव्वुर कीजिए कि जब वो स्पीड पकड़ती है शिनकानसेन बुलेट ट्रेन, तो बाहर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। चलाने वाली कौन है? एक लड़की। ऑटो पायलट पे लगा देते हैं स्पीड को। और अगर उसने 7 बजे मिसाल के तौर पे एक मंजिल पे पहुंचना है, तो जैसे घड़ी में डिजिट 7-7 होंगे, ट्रेन के दरवाजे खुल जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जापान की ट्रेनों को ये एजाज़ हासिल है कि वो बहुत बार वक्त जाती हैं। 99% कह लें या 100% कह लें, टाइम की पाबंदी करती हैं। लेट होने का वहाँ पे तसव्वुर नहीं है। अब आ जाइए कि कौमें कैसे तरक्की करती हैं। जब मैंने आपको इतनी हैरान कुन और मज़ेदार बातें बताई, ये तो सारी तरक्की की बातें थी। कौम तरक्की करती किन वजूहात से? आ जाइए उनकी तरफ। जापान के अंदर ट्रेन चलती थी जो बहुत दूर मुल्क से, यूं कह लें कि एक कोने से दूसरे कोने में जाती थी। रास्ते में एक ऐसा स्टॉप था जहां से बहुत कम पैसेंजर आते थे, या यूं कह लीजिए ना होने के बराबर थे। तो उस स्टॉप पे ट्रेन को लाजमी रुकना भी था, लेकिन वहां से कोई खासे पैसेंजर नहीं ट्रेन को मिल रहे थे। उस एक स्टेशन का जो है वो बुलेट ट्रेन जापान को नुकसान हो रहा था। महकमा रेलवे से रिपोर्ट मांगी गई कि क्यों ना इस एक रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाए, यहाँ पे ट्रेन रुके ही ना, अपनी अगली मंजिलों पे निकल जाए। क्योंकि यहाँ से ना मुसाफिर उतरते हैं, ना वहाँ से जो है वो बोर्डिंग लेते हैं, तो नुकसान हो रहा है। लेकिन वहाँ पे एक रिपोर्ट आई जिसने जापान की रेलवे के निज़ाम को हैरान कर दिया। बल्कि यूं कह लीजिए कि रिपोर्ट ये थी कि इस स्टेशन पे जहाँ से कोई पैसेंजर ज़्यादा नहीं बैठते, ट्रेन को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे एक जापानी लड़की है जो इस गांव से इसी रेलवे स्टेशन से आकर बैठती है और 200-400 किलोमीटर दूर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाती है। जब ये रिपोर्ट तालीम के हवाले से महकमा रेलवे जापान को मौसूल हुई, तो उन्होंने फ़ौरन ये फैसला कर लिया कि जब तक उस लड़की की पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, तब तक इस रेलवे का स्टेशन, ये जहाँ से हमें नुकसान हो रहा है, बंद नहीं किया जाएगा। ये होती है तालीम की कदर, ये होती है अपनी कौम की कदर। और इसी तालीमी एहसास पे कौमें जो हैं वो पूरी दुनिया में छा जाती हैं। अब आ जाइए ज़रा कुछ और हैरान कुन करने वाली बातों को। एक ज़माना था, आपको याद होगा, टेलीविज़न थे, सोनी था, नेशनल था, शार्प था और वीसीआर थे। ये 20-30 साल पीछे चले जाइए। उस वक्त इनकी नेशन का ये हाल था कि जापानी लड़कियां जो हैं टेलीविज़न बना रही हैं, डीएसएलआर कैमरे बना रही हैं, वीसीआर बना रही हैं, फ्रिजें बना रही हैं। ये वहाँ पे एक आम सी चीज़ थी। इतनी हुनरमंद वो ख़वातीन हैं उनकी जापानी कि टेलीविज़न पूरे पूरे बनाने, वीसीआर बनाने, डीएसएलआर कैमरे बनाने, मोबाइल बनाने। अब यहाँ से आगे निकलिए। जापान वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हुनरमंद लोग पाए जाते हैं। चाहे उन्हें मेसन का, मिस्त्री का काम करना पड़े, उन्हें बाइक चलाना पड़े, उन्हें ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करना पड़े, उन्हें शिनकानसेन बुलेट ट्रेन चलानी पड़े जापानी कौम को, या फिर हवाई जहाज़ के वो पायलट बन जाएं, सारे हुनर एक जापानी के पास होते हैं। और मोस्ट ऑफ दी जो उनके जापानीज़ हैं, उनके पास ये सारे हुनर हैं। इतनी वो हुनरमंद कौम है, वहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। और अब आ जाइए उनकी तालीम पर कि जिस एक वाक़े का मैंने आपको बताया, 12,000 डिफरेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन देती हैं, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। कोई जो है वो मेडिकल की दे रही है तालीम, कोई साइंस की दे रही है, कोई इंजीनियरिंग की दे रही है, कोई यूनिवर्सिटी आर्ट्स की तालीम दे रही है। जितने 57 या 58 इस्लामी ममालिक हैं, सबको मिला लीजिए, उनके पास 12,000 डिफरेंट एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं। ये नहीं कि एक या 2-4 किस्म की यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उनकी 12,000 आगे ब्रांचें खोल दी, अपने आप को भी धोखा दिया, मुल्क और कौम को भी धोखा दिया। ऐसे नहीं है। 12,000 मुख्तलिफ किस्म की तालीमें, 12,000 यूनिवर्सिटियाँ जापान के अंदर है। पूरे इस्लामी ममालिक के अंदर 57 के लगभग, उनके पास सबको मिला के 12,000 यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं।
ये है तालीम का हाल जिससे कौमें तरक्की करती हैं। आपने कभी जापानियों को, जब से दूसरी जंग अजीम हुई, आज 2020 है, कभी ये कहते किसी को सुना है कि हम दुनिया की सबसे मजलूम कौम है? हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया जी, अमेरिका ने तो हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे पे जनाब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम चलाए। कभी भी वो आपको गिला करते नहीं नजर आएंगे। दुनिया की सबसे आज मुअज़्ज़ब कौम अगर है तो जापानी है। फिर एक वक्त वो भी आया इनकी तरक्की का, सुई सिलाई घड़ी से लेकर मोटर बाइक गाड़ियों से लेकर हैवी ट्रक और बसेस से लेकर हर चीज पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जो है वो सप्लाई की। और एक वक्त आया कि जो है जापान इक्तसादी जिन था, पूरी दुनिया से वो पैसा समेट के अपने मुल्क के अंदर ले आते थे। आज भी दुनिया की वो चंद जदीद इजादात, मिसाल ले लीजिए कि अभी 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल्स में लॉन्च होने वाली है, जापान जो है वो इसका तजर्बा कर चुका है। रोबोट हैं, अब वो इंसानों से हट के रोबोट बना रहे हैं। होटल्स में और बहुत सारी जगहों पे जहाँ इंसान सर्विस देते थे वहाँ उन्होंने रोबोट लगाए हुए हैं। गाड़ियाँ आज भी ऑटोमेटिक असेंबलिंग पूरी दुनिया में उनकी हो रही है। सोनी हो, शार्प हो या दीगर बहुत सी कंपनियां हो, उनके लाइसेंस चाहे मलेशिया ले ले, थाईलैंड ले ले, बैठे बिठाए सालाना जापान को अरबों डॉलर मिल रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, दुनिया में सबसे तवील उम्री जो है, लंबी उम्र जापानियों के पास है। 120 साल, 125 साल, 130 साल। ये कोई हैरान करने वाली उम्र वहाँ पे नहीं समझी जाती। और जापान के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जिनको तस्लीम किया गया है पूरी दुनिया के अंदर के सबसे ज़्यादा अगर ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है या जिसके अंदर रहते हुए इंसान की ज़िंदगी लंबी हो सकती है तो वो जापान है। आपने अगर सफाई देखनी हो तो जापान की देखिए। उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, घरों के आगे जो नालियां हैं, दरिया हैं, मैं सिर्फ नालियों की एक मिसाल दे दूं कि किस तरह की सफाई है जापान के अंदर। जो आम ड्रेनेज का पानी घरों का बारिश का निकलता है, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर है कि उसके सामने जो वहाँ पे नालियों में मछलियाँ तैर रही हैं। ये सफाई का आलम है, आगे आप खुद देख लें। टोक्यो के अंदर अगर रात को आपको इत्तेफाक हो तो देखिए कि जब उनके स्काई स्क्रैपर जो है वो रोशन होते हैं, आम जितनी उनकी शॉप्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चल रहे होते हैं, जब उन सब वो सारे रोशन होते हैं तो जब उसका सारा अक्स सड़कों पे पड़ता है तो एक लम्हे के लिए इंसान हैरान हो जाता है कि ये रात है या दिन है। इतनी खूबसूरती है टोक्यो के अंदर। तो दोस्तों कौमें ऐसे जो है वो नहीं बनती। 12,000 यूनिवर्सिटियां हैं जापान के अंदर। एक अकेला फ्रांस है जो सिर्फ मिनरल वाटर और वाइन शराब से, उसका जीडीपी टोटल 57 इस्लामी ममालिक से ज्यादा है। फ्रांस बना क्या रहा है? मिनरल वाटर कशीदा कर रहा है और वाइन बना रहा है, शराब। इसी का सिर्फ एक जीडीपी बजट जो है 57 इस्लामी ममालिक से अकेले फ्रांस का ज्यादा है। एक जापान है जिसके अंदर 12,000 यूनिवर्सिटियां हैं, पूरे इस्लामी ममालिक के अंदर 12,000 नहीं है। तो ये थी जापान की तरक्की। कौमें ऐसे तरक्की करती हैं, ना वहाँ पे आए रोज स्कैंडल्स आते हैं, ना बिजली का बुरहान होता है, ना पेट्रोल गायब होता है, ना रोज आटे चीनी के नए नए स्कैंडल आते हैं, ना अपोजिशन जो है वो इल्ज़ामात का शोर लगाती है हुकूमत पे, ना हुकूमत आए रोज जो है वो इल्ज़ामात लगाती है अपोजिशन पे। जब कौमें तालीम याफ्ता हो जाएं, 100% तालीम ले लें और जापान की तरह 12,000 यूनिवर्सिटियाँ हों, चाहे वो स्किल्ड एजुकेशन हो, नॉन स्किल्ड हो या कोई भी हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरेट हो, मेडिकल हो, फिर उन कौमों को तरक्की करने से कौन रोक सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जापान की तरक्की के हवाले से आपको आज का ये मौजू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।